नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। WOP के इस चैनल डॉक्टर विनी शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज आपके साथ लेके आई हूँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गुट निरपेक्ष आंदोलन। जो हम विदेश नीति हम पढ़ रहे हैं उसका आज तीसरा वीडियो है ये, और इसमें हम गुट निरपेक्ष नीति या गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुट निरपेक्षता जो है वह किस प्रकार से हमारी विदेश नीति में उसने अपनी एक अहम भूमिका अदा करी। और गुट निरपेक्ष नीति को बनाने में, गुट निरपेक्ष आंदोलन को आंदोलन का रूप देने में अपनी विदेश नीति के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इस गुट निरपेक्ष नीति और या गुट निरपेक्ष आंदोलन की हम बात करें तो इसमें हम कुछ बिंदुओं को लेकर चलेंगे, जिसमें गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में हम बताएंगे और गुट निरपेक्षता आंदोलन कैसे शुरू हुआ इसके बारे में बताएंगे। और इसके बाद हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के कुछ उद्देश्यों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और इसी परिचर्चा में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास क्रम भी हम देखेंगे कि कौन कौन से शिखर सम्मेलन अब तक हो चुके हैं और किन किन शिखर सम्मेलनों में महत्वपूर्ण बातों पर या महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान एकत्रित किया गया, और गुट निरपेक्षता आंदोलन का क्या महत्व रहा हमारी विदेश नीति में, और गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान विश्व को देखते हुए, और भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन में आपस में किस प्रकार की भूमिका उसने अदा की है, और किस प्रकार से आने वाले समय में या समकालीन विश्व में किस प्रकार से गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत जो है किन उद्देश्यों को साथ लेकर के चल रहा है। सबसे पहले बात आती है गुट निरपेक्षता की नीति। जैसा कि हमने कहा आपसे कि शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता का अर्थ था किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति। गुट निरपेक्षता का आधार आत्मनिर्भरता है। अभिप्राय यह है कि भारत प्रत्येक प्रश्न का निर्णय गुण दोषों के आधार पर करेगा, इस आधार पर नहीं कि इस प्रश्न या विवाद के संबंध में अमेरिका या अन्य किसी देश की क्या नीति है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा और विश्व शांति के लिए स्वतंत्र विदेश नीति का अपनाना अच्छा समझा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कहा शीत युद्ध के दौरान, आप सभी को पता है कि शीत युद्ध के दौरान से क्या तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था उस समय कायम हो गई थी कि पूरा विश्व जो है दो विरोधी गुटों में बढ़ चुका था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो विरोधी गुट थे, और इन्होंने अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर पूरे विश्व में वर्चस्व स्थापित करने का, अपने विचारधारा को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। और जो नवस्वतंत्र राष्ट्र थे, विकासशील राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों के ऊपर अपनी विचारधारा थोपने का या लादने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। लेकिन विकासशील देशों ने भी इन दो गुटों में शामिल न होने का प्रण सा ले लिया था, और उन्होंने यह विचार किया कि हम देश जो हैं, जो स्वतंत्र देश हुए हैं, अभी अभी हम औपनिवेशिक शक्ति से स्वतंत्र हुए हैं, हम अब किसी भी प्रकार की औपनिवेशिक शक्ति के अधीन नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों, इन देशों ने मिलकर के गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, गुटों में शामिल न होने का अनुसरण किया, और यह भी कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी प्रकार का राजनीतिक विवाद होता है तो इसमें हम तटस्थ नहीं रहेंगे, हम निरपेक्ष नहीं रहेंगे, जब बल्कि हम इनमें अपनी पूरी सहभागिता दिखाएंगे, लेकिन इनके इस समस्या का समाधान करने में हम पूरी सहभागिता दिखाएंगे, और किसी भी प्रकार से हम अमेरिका का और सोवियत संघ का किसी प्रकार से भी पक्ष या विपक्ष या ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि मध्यस्थता के द्वारा हम विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या बताया है? तटस्थता नहीं है विद्यार्थियों, तटस्थता एक नकारात्मक नीति है, नकारात्मक शब्द है, जबकि गुट निरपेक्षता कभी भी सकारात्मक नीति नहीं रही। उसका यह अर्थ नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय विवादों से अपने को अलग रखें। कहने का क्या मतलब हुआ विद्यार्थियों? गुट निरपेक्षता का तटस्थता भी नहीं है और तटस्थता एक नकारात्मक नीति है, लेकिन गुट निरपेक्षता कभी सकारात्मक भी इसलिए नहीं रही है क्योंकि उसके शब्द में ही एक नकारात्मकता दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस नीति ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय विवादों से अलग नहीं रखा है। अब उसने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय विवादों में
अपनी भागीदारी या कहें कि अपनी एक ऐसी सहयोगात्मक दृष्टि रखी है कि उन विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि हम विश्व समस्याओं पर कोई निर्णय लेते समय ये विचार करें कि न्याय का तकाजा क्या है, कि न्याय का तकाजा क्या है, न्याय वास्तव में न्याय क्या है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के पक्ष में निर्णय न लेकर के हम यह विचार करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या न्यायिक पक्ष होगा, उसी को लेकर के ही निर्णय या उसी को लेकर के ही विचार रखें। जैसे कि हम देखें 1956 में स्वेज नहर के मामले को लेकर जब मिस्र पर आक्रमण हुआ तो हमने इंग्लैंड और फ्रांस की निंदा की। इसी साल हंगरी पर आक्रमण के समय हमने सोवियत संघ को दोषी ठहराया। अमेरिका की नीति भारत के विरुद्ध दबाव की बनी रही, पर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति के साथ ही वह बना रहा। बांग्लादेश के संबंध में अमेरिका को सफल नहीं होने दिया। वियतनाम युद्ध के बाद संबंध में भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति का परिचय दिया। इजराइल को मान्यता देकर भारत ने सिद्ध कर दिया कि जिद पर अड़े रहने की का कोई अर्थ नहीं है, धरती पर इजराइल नामक देश का भी अस्तित्व है। मार्च 2003 में इराक के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के संबंध में भारत ने यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना इराक पर सैन्य कार्रवाई उचित नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का कहना था कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और इस मसले का हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अलावा और कहीं नहीं निकाला जा सकता। तो विद्यार्थियों की जैसा हमने देखा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में किस प्रकार से भारत ने हर संभव यह प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता के द्वारा समाधान करने में अपनी भूमिका भी अदा करता रहे और ऐसे भी बिल्कुल तटस्थता न दिखा करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे और दोनों गुटों से पृथक रहते हुए एक न्यायिक पक्ष या न्याय का तकाजा देखते हुए अपना निर्णय दे। अब बात आती है विद्यार्थियों गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्षता की नीति को इन नेताओं ने विशेष बढ़ावा दिया, जैसे भारत के नेहरू जी बर्मा में, जिसको हम म्यांमार भी कहते हैं, और यूएन इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्ण और मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो। तो विद्यार्थियों गुटनिरपेक्ष नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो पृथक नहीं है, सिर्फ एक शब्द का अर्थ है गुटनिरपेक्ष नीति जो हमारे भारत देश ने अपनी विदेश नीति में उसको शामिल कर लिया। वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में स्थापित हुई थी, जिसमें नेहरू, नासिर और टीटो का नाम ज्यादा सटीक रूप में लिया जा सकता है, जिन्होंने प्रथम संस्थापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। गुटनिरपेक्षता की और पहला कदम बांडुंग सम्मेलन वर्ष 1955 के माध्यम से उठाया गया। बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ 1955 में और उसी में ही गुटनिरपेक्षता की नींव रख दी गई थी। नेहरू जी ने कहा गुटनिरपेक्षता की ढेर सारी व्याख्या की जा सकती है, पर बुनियादी तौर पर इसका अर्थ है दो मुख्य शक्ति गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होना। गुटनिरपेक्षता का एक नकारात्मक अर्थ भी है, पर हम उसके सकारात्मक पहलू में ही विश्वास करते हैं। हम ऐसे किसी पंक्ति के में शामिल नहीं होंगे जो हमें युद्ध या सैनिक गुटों या सैनिक संधियों की ओर धकेल दे। हम केवल शांति के पक्ष में हैं। तो विद्यार्थियों नेहरू जी ने कहा कि गुटनिरपेक्षता अपने नकारात्मक अर्थ को लिए हुए है कि शक्ति गुटों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यह नकारात्मक अर्थ सकारात्मकता लिए हुए है। सकारात्मकता यह है कि वह शांति को बनाए रखेगा और किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होगा, किसी भी इस प्रकार के युद्ध में शामिल नहीं होगा जो उन दो देशों के मध्य हो रहा है। तो इस प्रकार से नेहरू जी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नेहरू, नासिर और टीटो ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी बांडुंग सम्मेलन 1955 में। अब अगर आगे हम देखें, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था
और इस सम्मेलन में विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी हुआ था और 25 देशों के शासनाध्यक्षों ने 1961 में बेलग्रेड में भाग लिया था। और गुटनिरपेक्ष देशों के अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं विद्यार्थियों, 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। यह गुटनिरपेक्ष देशों के या हम कहें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच है। इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं विद्यार्थियों। इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। तो 120 विकासशील देश, आप ये देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यह संगठन बना हुआ है। और इस संगठन की जो प्रासंगिकता है, इस पर भी बहुत सवाल उठे हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे के स्लाइड्स में। अब आप देखें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों को अगर हम देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन किन उद्देश्यों को लेकर चला है? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन। तो जैसा कि हम विद्यार्थियों हमें पता है कि साम्राज्यवाद मतलब अपने देश की सीमा क्षेत्र को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। उपनिवेशवाद मतलब किसी भी देश, कोई भी औपनिवेशिक शक्ति किसी अन्य राष्ट्र को, कमजोर राष्ट्र को उपनिवेश बना ले, इस पर भी वे विश्वास नहीं करता, उसका उन्मूलन कर देना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, नस्लीय भेदभाव और रंग भेद का विरोध करना, नस्लीय मतलब जातीय भेदभाव का विरोध करना, और रंग भेद यानी काले गोरे के इस प्रकार का भेदभाव जो होता है देशों में, उसको अभी अंत कर देना, उस पर विश्वास करता है। पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण और परमाणु शस्त्रों का घोर विरोध इसने शुरू से ही किया है कि कोई भी देश जो है वे शस्त्रों के प्रसार में किसी भी प्रकार की भागीदारी अपनी सुनिश्चित ना करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों तथा अन्य कार्यों में प्रभावी सहयोग की बात करता है कि यूएनओ किसी भी प्रकार का शांति प्रयास करता है या किसी अन्य देश में किसी प्रकार की शांति सेना भेजता है या कोई भी ऐसी कार्यवाही करता है, तो उसमें ये गुटनिरपेक्ष देश अपनी सकारात्मक सहभागिता अर्जित करेंगे। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना से तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि ये सभी विकासशील देश मिलकर के कम से कम दरों पर अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात करें, जिससे कि ये पूंजी निवेश भी हो सके और लोगों को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सके और आर्थिक विकास हो सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिस प्रकार से मशीनीकरण के माध्यम से, नवीन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसके संरक्षण के लिए ये देश भी आगे से आगे सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। फिर आगे बात आती है मानव अधिकारों को लागू करने के लिए कि मानव अधिकारों से संबंधित बातें किसी प्रकार की, जैसे मान लो बाल भ्रूण हत्या वाली बातें आती हैं, बाल मजदूरी की बातें आती हैं या मानव व्यापार वाली बातें आती हैं। किसी भी प्रकार से मानव अधिकारों का हनन ना हो पूरे विश्व में, तो उनके लिए भी यह आगे से आगे सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखता है। अब आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि कहें कि गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों का विकास किस प्रकार से हुआ, तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि पहला सम्मेलन जो है 1961 में, यह सितंबर में हुआ था 1 से लेकर के 6 तारीख तक, और बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में हुआ था। दूसरा आप देख सकते हैं, तीसरा आप देख सकते हैं इसमें, दूसरा हुआ था संयुक्त अरब गणराज्य में, तीसरा हुआ ल्यूसाका में जाम्बिया, चौथा हुआ है ना, चौथा आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सारणी आप ध्यान दे सकते हैं, अल्जीरियस में, फिर कोलंबो में, हवाना, नई दिल्ली, हरारे, बेलग्रेड, जकार्ता, है ना, कार्टेजिना, डरबन, कुआलालंपुर, और फिर उसके बाद 14वां हुआ हवाना क्यूबा, और 15वां आप देख सकते हैं शर्म एल शीख मिस्र में, तेहरान, कराकस अजरबैजान। तो 2019 में जो हुआ लास्ट 18वां शिखर सम्मेलन वो अजरबैजान में स्थापित हुआ, मतलब अजरबैजान में ये सम्मेलन हुआ। इसके बाद हम देख सकते हैं विद्यार्थियों नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। इन्हीं सम्मेलनों में
ये जो उपयुक्त आपको सम्मेलन बताया गया, सारणी बताई गई, इन्हीं सम्मेलनों के अंतर्गत ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था की तरफ इन्होंने कदम रखा। हम देख सकते हैं 1970 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर अधिक जोर दिया और राजनीतिक स्वाधीनता के बावजूद एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र आर्थिक रूप से आश्रित और असमान ही बने रहे। इस आर्थिक पराधीनता का अंत करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को फिर से गठित करने की मांग की और 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधी सम्मेलन में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसका शीर्षक था विकास से संबंधित नई व्यापार नीति। और इस व्यापार नीति की इस प्रकार से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो आप देख सकते हैं 1970 से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। तो क्या पेश किया गया था रिपोर्ट में? पहला हम देख सकते हैं नए स्वतंत्र देश पहले की ही तरह मात्र कच्चे माल के उत्पादक बने हुए हैं, पर इनका अपने संसाधनों पर कोई नियंत्रण नहीं है, चूंकि उन्हें अपना कच्चा माल विकसित देशों को कम से कम मूल्य पर बेच देना होता है। दूसरा, इस आर्थिक शोषण का अंत तब होगा जब विकासशील देश विकसित देशों के बाजारों में अपना माल बेच सकेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। नई तकनीक हासिल करने के लिए उन्हें यदि कुछ भुगतना पड़ा तो भुगतान राशि बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संस्थाओं जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय को प्रभावित करने की शक्ति विकासशील देशों को प्रदान करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है विद्यार्थियों कि नई स्वतंत्र ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की जब बात आती है तो उसमें कच्चे माल जो उत्पादक देश जो है वो कच्चे माल को जो लेते हैं वो निम्न दरों पर लेते हैं और जब तैयार माल होकर के बाजारों में आता है तो वह उच्च दरों पर आता है। तो ये जो असमानता है उसे खत्म किया जाए। और यह भी इसमें बात बताई गई है कि विकासशील देश विकसित देशों के बाजारों में अपना माल जो बेचते हैं वो कम दामों पे बेचें, या फिर जब विकसित देश विकासशील देशों पर अपना माल बेचने के लिए आए तो उन पर इतना अत्यधिक टैक्स लगाया जाए जिससे कि वह विकासशील देश जो है इनके उत्पादन को खरीदने में संकोच उत्पन्न करें और देशी वस्तुओं को खरीदना ज्यादा बेहतर समझें। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि इसमें बताया कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए भी ये बात कही गई है कि इन वित्तीय संस्थाओं पर पूंजीपति देशों का या पश्चिमी देशों का ही वर्चस्व नहीं हो, बल्कि इसमें विकासशील देशों को भी अहमियत दी जाए। इसके बाद आता है विद्यार्थियों 1973 के अल्जायर शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों की निंदा की गई जो गरीब देशों के अर्थव्यवस्था को की तबाही कर रहे हैं। हवाना में हुए छठे शिखर सम्मेलन में 1979 में गरीब और अमीर देशों के बीच बढ़ते हुए अंतर को पाटने के लिए तीव्र कार्यवाही की मांग की गई। इसी तरीके से 7वां शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में जिसकी अध्यक्षता श्रीमती गांधी जी ने कही और इस आंदोलन को शांति आंदोलन बताया और दो बड़े खतरों के लिए सचेत किया। पहला खतरा था संसार को अन्यायपूर्ण अर्थतंत्र अर्थात अमीर देश कर्ज और व्यापार की प्रतिकूल शर्तें लादकर गरीब दुनिया को लूट रहे हैं, और दूसरा परमाणु युद्ध का खतरा जिसने सर्वनाश की स्थिति को उत्पन्न कर दिया। और 14वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ और इस सम्मेलन में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही करने का फैसला किया गया। हम अजरबैजान की बात करें जो 2019 में हुआ शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में सहयोग की दिशा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन समूह द्वारा इसे नाम भी कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए वो ये थे कि इस आभासी सम्मेलन की मेजबानी अजरबैजान द्वारा की जाएगी और सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और अन्य नेताओं ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में सत्ता संभालने के बाद पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया इन्होंने, और 2016 और 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने नाम के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया।
आगे बात करें तो प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में आतंकवाद और फेक न्यूज के मुद्दों को उठाया और इन दोनों मुद्दों को घातक वायरस भी बताया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विद्यार्थियों की किस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में किस प्रकार से विकासात्मक कार्य किए। सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय क्या थे? अजरबैजान के अंतर्गत शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक घोषणा को अपनाया गया और सदस्य देशों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की घोषणा भी की गई। यह टास्क फोर्स कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में एक कॉमन डेटाबेस को स्थापित करेगा ताकि सदस्य देशों द्वारा महामारी से निपटने में महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं की पहचान की जा सके। अब आता है विद्यार्थियों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व के बारे में यदि हम चर्चा करें तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन निरंतर साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन रहा है। रंग भेद का उसने विरोध किया है। विकास योजनाओं के लिए विकासशील देशों को वित्त और तकनीकी का हस्तांतरण किया है और शीत युद्ध के तनाव को कम करने का प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी से बचाव के हर संभव प्रयास किए हैं और विकासशील और नवस्वतंत्र देशों के मध्य आर्थिक सहयोग उसने दिया है और शांति और निशस्त्रीकरण के लिए भी उसने हर संभव प्रयास किए हैं। तो विद्यार्थियों इसके बाद आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता में हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है शीत युद्ध के दौरान नवीन स्वतंत्र देशों के हितों की रक्षा करना। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा और देशों को इस समूह के प्रति आकर्षण कम होने लगा। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? शीत युद्ध के दौरान आया था। अब शीत युद्ध खत्म हो चुका था तो सभी लोग यह प्रश्न करने लगे कि अब शक्ति गुट नहीं रहे, सैन्य गुट नहीं रहे, तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। अब इसका आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगा था। हमें ये विदित है विद्यार्थियों कि इस आंदोलन का उद्देश्य देशों के हितों की रक्षा करना था। हम भूलवश इसको केवल शीत युद्ध से ही जोड़ लेते हैं, लेकिन ये शीत युद्ध से हम इसलिए जोड़ लेते हैं विद्यार्थियों क्योंकि हमने उन परिस्थितियों में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था। लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी हमने समझाया था, ये बताया था कि ये किन उद्देश्यों को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो इसकी प्रासंगिकता सदैव इसलिए बनी रहेगी क्योंकि वैश्विक परिदृश्य पर राजनीतिक परिस्थितियां और मुद्दे बदलते रहते हैं और यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये उन परिस्थितियों के साथ ही, उन राजनीतिक और वैश्विक परिदृश्यों के साथ ही अपने आप को लेकर के चलेगा। सैद्धांतिक रूप से यह आंदोलन अप्रासंगिक प्रतीत होता है, लेकिन निम्नलिखित मुद्दों के साथ इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। सबसे पहला आता है विद्यार्थी जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद। जलवायु जिस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, पर्यावरण जिस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, उसमें स्थिरता लेकर के आना ये एक देश का कार्य नहीं है, ये सभी देशों का कार्य है। और गुटनिरपेक्ष एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा संगठन है जिसमें 120 देश जो है इसमें शामिल हैं और ये एक बहुत बड़ा समुदाय है जो जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण प्रदूषण की हम जैसे बात करते हैं उसको सुधारने में अपना भयंकर प्रयास कर सकता है। इसके बाद आता है विद्यार्थियों विश्व में गुटबाजी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष है, जैसे मध्य पूर्व खाड़ी और अफगानिस्तान। इन गुटबाजियों की वजह से इन क्षेत्रों में जो संघर्ष है, इन संघर्षों के समाधान में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शरणार्थी समस्या जिसमें रोहिंग्या और मध्य पूर्व भी आते हैं। इसी प्रकार से एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति, आतंकवाद का मुद्दा, नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति। जैसा कि हम जानते हैं विद्यार्थियों की नव साम्राज्यवाद क्या है। नव साम्राज्यवाद का अर्थ हमने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है। इसका अर्थ है आर्थिक दृष्टि से अपने साम्राज्य को स्थापित करना, नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति क्या है? ऋण जाल है ना, ऋण जाल की राजनीति क्या है? जैसे कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये किस प्रकार की नीतियां स्थापित करती हैं और किस प्रकार से ऋण देती हैं, वह ऋण जाल जो ये बिछाती हैं उसकी उन नीतियों का विरोध करना,
है ना, उन नीतियों के जाल से निकालना, साइबर हमले, अंतरिक्ष के प्रयोग की अनादुन प्रतिस्पर्धा, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना, और इसे दक्षिण के बीच सहयोग का नाम भी दिया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो हमारे लिए आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। इन समस्याओं को लेकर के, जैसा कि हम कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, परिस्थितियां भी परिवर्तित होती हैं, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि शीत युद्ध में स्थापित उन दो शक्ति गुटों से पृथक रहना है, लेकिन साथ में उसे क्या करना है, उसे नव स्वतंत्र राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, जिन्हें हम कहते हैं विकासशील राष्ट्र, उन सभी राष्ट्रों के साथ सहयोग करके अपनी आर्थिक क्षमता को और अधिक मजबूत करना है। सबसे बड़ी प्रासंगिकता हमारी ये आती है। और इसके साथ ही हमारे सामने जो भी समस्या आती है, जैसे शरणार्थी समस्या आती है, आतंकवादी समस्या आती है, जलवायु परिवर्तन की समस्या आती है, विश्व बैंकों से ऋण लेने संबंधी है, ऋण जाल संबंधी समस्याएं हैं, साइबर समस्याएं हैं, अंतरिक्ष का अनादुन प्रयोग है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं पर हमें एक मंच स्थापित हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसा मंच देता है जिस पर हम 120 देश जो है मिलकर के चर्चा कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं, इन चीजों पर हम समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है विद्यार्थियों कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक नहीं हुआ है, वह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। अब विद्यार्थियों, हम ये देखें कि भारत किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपने आप को बनाए हुए है और किन किन सिद्धांतों के प्रति वह प्रतिबद्ध है। तो पहला हम देखें, इसमें भारत इसकी स्थापना के बाद से वर्तमान तक इसके सिद्धांतों पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता रहा है हमेशा। इसकी स्थापना से लेकर 2016 तक भारत के प्रधानमंत्री ही इस आंदोलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। केवल वर्ष 1979 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के कारण चौधरी चरण सिंह इसके सम्मेलन में नहीं जा सके थे। इसी क्रम में 2016 और 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हाल के वर्षों में हम देखें तो इस आंदोलन के प्रति रुचि कम होने के कारण क्या रहे हैं। देखें, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एकमत उद्देश्य का अभाव दिखाई दे रहा है। इसमें शामिल देश आपस में गुटबंदी करने लग गए हैं। गुटनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग क्षेत्रीय गुटों का गठन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गुट भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जहां आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के फलस्वरूप एकीकृत हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में आसियान, सार्क जैसे गुट सक्रिय हैं। भारत और चीन राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आर्थिक रूप से पश्चिमी देशों में प्रतिस्पर्धा हेतु गुटबंदी कर रहे हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन वर्तमान की समस्याओं को लेकर भी गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्याओं पर इस समूह का कोई एजेंडा नहीं दिखाई दे रहा है। गुटनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोग क्षेत्रीय गुटों का गठन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गुट भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से भारत भी विभिन्न देशों के साथ विभिन्न प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक करार कर रहा है। और जैसा कि उदाहरण के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय से भारत के लिए हिंद महासागर की सुरक्षा चिंता का विषय थी। भारत तत्कालीन समय में इस क्षेत्र में गुटबंदी का विरोध करता था, लेकिन अब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रिया के साथ चतुष्कोणीय गुट बनाकर अपने हितों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसकी स्थापना के समय की भांति वर्तमान में भी अपने उद्देश्यों में एकरूपता लानी होगी और इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय गुटबंदी की राजनीति को भी न रोकना होगा। अब विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने गुटनिरपेक्ष नीति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को देखा, इसके कुछ प्रश्नों को हम यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आपको अर्थ बताना है, इसके संस्थापक राज्य और नेता कौन है ये बताना है आपको। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम कदम किस सम्मेलन में रखा गया था, जैसा कि हमने बांडुंग सम्मेलन की बात की थी 1955 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब हुआ सबसे पहले प्रथम और कहाँ पे हुआ, इसका जो पहला सम्मेलन है इसके बारे में पूछा गया है, जो बेलग्रेड में आपको बताया 1961 में हुआ। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य बताइए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बताइए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताइए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सबसे बड़ी शांति आंदोलन किसने बताया। इसमें प्रश्न एक आप और ये जोड़ सकते हैं विद्यार्थियों कि
किन 2 वर्षों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत प्रधानमंत्रियों ने भाग नहीं लिया? आप एक अपने नॉलेज के हिसाब से ले सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम देख सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह कक्षा तृतीय वर्ष के लिए भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं तो उसमें आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समझना अति आवश्यक होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।